Hi everyone, welcome to Game Optimize. I hope all of you are doing well. इस चैनल में हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जो कि है फेज इक्विलिब्रियम, और इस सीरीज में ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द फेज इक्विलिब्रिया सीरीज. आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली इस चैनल में नया कंटेंट्स लाने के लिए. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के ग्रोथ के लिए, सो प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन द फेज रूल, जो कि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेज इक्विलिब्रिया के बारे में डिस्कस किया था. और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फेज रूल को डिराइव कैसे करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. फेज रूल को डिराइव कैसे करते हैं वो हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे. पहले तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फेज रूल होता क्या है वो डिस्कस कर लिया था. फेज रूल इज गिवन एज the number of degree of freedom is equal to number of components minus number of phases plus 2. So this was the phase rule which we discussed in the last video. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको डिराइव कैसे करते हैं. So first of all let us consider a system जहाँ की p number of phases है, p number of phases present है और c नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. तो मान लेते हैं कि एक सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में है. ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम जहां पे p नंबर ऑफ फेजेस और c नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट है. ठीक है. अभी ईच फेज का अगर कॉम्पोजिशन हम लोग को डिफाइन करना हो तो ईच फेज का कॉम्पोजिशन हम लोग तब डिफाइन कर पाएंगे जब हम लोग को ईच कंपोनेंट का अमाउंट पता हो. इसका मतलब ये है कि हर एक कंपोनेंट का कॉम्पोजिशन अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो हर एक कंपोनेंट कितना अमाउंट में है हर एक फेज में वो हम लोग को मालूम रहना चाहिए. यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि C इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. तो C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम लोग को जरूरत होगा to describe the composition of a phase. तो हर एक फेज में c नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है. मान लेते हैं कि एक फेज है, फर्स्ट फेज है. यहाँ पे अगर हम लोग को कॉम्पोजिशन डिफाइन करना है देन वी कैन डिफाइन इट इन द टर्म्स ऑफ c नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द फर्स्ट फेज. सिमिलरली अगर हम लोग कंसिडर करें और एक फेज है, फेज नंबर 2 मान लेते हैं, ये फेज नंबर 1 है, ये फेज नंबर 2 है. तो अगर हम लोग को फेज नंबर 2 का कॉम्पोजिशन डिफाइन करना है तो हम लोग फेज नंबर 2 में जो c नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है विथ रेस्पेक्ट टू दैट हम लोग कॉम्पोजिशन डिफाइन करेंगे फॉर p सेकेंड फेज. ठीक है. सिमिलरली थर्ड फेज जो है उसमें भी c नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. तो अगर थर्ड फेज का हम लोग को कॉम्पोजिशन डिफाइन करना है तब भी हम लोग वो c नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के रेस्पेक्ट में हम लोग थर्ड फेज का कॉम्पोजिशन डिफाइन करेंगे. ऐसे हम लोग का कितना नंबर ऑफ फेजेस है, ऐसे हम लोग का p नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट है. तो हर एक फेज में अगर c नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम लोग को चाहिए डिफाइन करने के लिए फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ ए सिस्टम, तो p नंबर ऑफ फेजेस के लिए कितना वेरिएबल्स हम लोग को चाहिए होगा टू डिफाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ ए सिस्टम. So for p number of phases, total number of composition variables, total number of composition variables will be equal to c multiplied by p. तो एक फेज के लिए
ओनली C विल बी रिक्वायर्ड, 2 फेज के लिए ट्वाइस ऑफ C विल बी रिक्वायर्ड, 3 फेज के लिए थ्राइस ऑफ C विल बी रिक्वायर्ड। तो P नंबर ऑफ फेजेस के लिए कितना वेरिएबल्स हम लोग को चाहिए होगा टू डिफाइन द कॉम्पोजिशन इज C मल्टीप्लाइड बाई P, ठीक है। Besides that, we have 2 more variables which are temperature and pressure, which also needs to be specified, ठीक है। So total number of independent variables हम लोग का हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना PC नंबर। तो total number of independent variables required to describe the composition of the whole system is equal to PC plus 2, ठीक है। Now in each system क्या रहेगा, जो components रहेंगे उनका मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। मोल्स रहेंगे उनका मोल फ्रैक्शन भी प्रेजेंट रहेगा। तो हर एक फेज में देयर विल बी ए रिलेशनशिप अमॉन्ग द मोल फ्रैक्शंस। क्योंकि हम लोगों ने बताया है कि C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट प्लस as we keep on going to mole fraction of Cth number of component will be equal to 1, क्योंकि हम लोग को पता है कि summation of mole fraction of all the components is equal to 1, ठीक है। तो पहले हम लोग को एक रिलेशनशिप मिला है, दिस इज वन रिलेशनशिप, ओके। और यहाँ पे हम लोग को और एक इक्वेशन मिला है, दिस इज अनदर इक्वेशन, ठीक है। सो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि फर्स्ट फेज के लिए C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है और सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स विल बिकम 1, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए अगर ये हो तो ईच ऑफ द फेजेस के लिए एक इक्वेशन हम लोग को ऐसा मिलेगा। तो P नंबर ऑफ फेजेस के लिए हम लोग को कितना ऐसा इक्वेशन मिलेगा, P नंबर ऑफ फेजेस के लिए हम लोग को P नंबर ऑफ ऐसा इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। P नंबर ऑफ हम लोग का ऐसा इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे एक और चीज है जो आप लोग के लिए नया भी हो सकता है, सो ध्यान से सुनना ये पार्ट। सो जब भी एक हेटेरोजेनियस सिस्टम में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, in a heterogeneous system, the chemical potential which is denoted by mu of a particular component must be the same in all the phases in which it appears, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक हेटेरोजेनियस सिस्टम में एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इन ए हेटेरोजेनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी एक हेटेरोजेनियस सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब क्या होगा, फॉर ईच कंपोनेंट उसका जो केमिकल पोटेंशियल रहेगा वो हर एक फेज में जहां पे भी वो कंपोनेंट रहेगा वो इक्वल रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक कंपोनेंट है C1 मान लेते हैं, वो 2 फेज में प्रेजेंट है। मान लेते हैं एक सिस्टम है जहां पे एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है C1, ठीक है, और 2 फेज प्रेजेंट है अल्फा और बीटा, ठीक है।
ये दो फेजेस हैं और ये एक कंपोनेंट है एक सिस्टम में, ठीक है। सो इस कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल मान लेते हैं म्यू। सो इस कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल म्यू वो अल्फा फेज में जो रहेगा, जितना रहेगा वो बीटा फेज में भी उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है इन शॉर्ट कि हर एक कंपोनेंट के लिए एक सिस्टम में वो कंपोनेंट जिस जिस फेज में प्रेजेंट रहेगा उसका केमिकल पोटेंशियल हर एक फेज में इक्वल होगा, ठीक है। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ठीक है। तो और एक अगर डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट रहता इस सिस्टम में और दो फेजेस प्रेजेंट है यहाँ पे अल्फा बीटा, अगर C1 के लिए इसका केमिकल पोटेंशियल हो गया μ1, तो μ1 हो जाता μ1 अल्फा विल बी इक्वल्स टू μ1 बीटा। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया है। अगर और एक कंपोनेंट प्रेजेंट रहता, मान लेते हैं यहाँ पे C2 और इसका केमिकल पोटेंशियल अगर होता μ2, तो μ2 इन अल्फा विल ऑल्सो बी इक्वल टू μ2 इन बीटा फेज, ठीक है। अगर दो फेज प्रेजेंट ना होके 3-4 फेज प्रेजेंट होता, मान लो 3 फेजेस प्रेजेंट है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। 3 फेजेस प्रेजेंट है और दो कंपोनेंट प्रेजेंट है C1 C2, तो तब क्या होता, तब रिलेशन होता μ1 इन अल्फा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ C1 कंपोनेंट इन अल्फा will be equal to chemical potential of C1 in beta will be equal to chemical potential of C1 in gamma. Similarly, μ2 alpha will be equal to μ2 beta will be equal to μ2 gamma, ठीक है। I hope the point is clear. हर एक कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल इक्वल रहेगा इन ईच ऑफ द फेजेस इन विच इट इज प्रेजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया है कि दो फेजेस अगर प्रेजेंट हो तो हम लोग को दो फेजेस और एक कंपोनेंट के लिए हम लोग को एक रिलेशनशिप मिलता है, ठीक है। 3 फेज और एक कंपोनेंट के लिए हम लोग को 2 रिलेशनशिप मिलता है, ठीक है। 2 रिलेशनशिप इज इन μ1 अल्फा इज इक्वल्स टू μ1 बीटा एंड अगेन μ1 beta is equal to μ1 gamma. Okay, now for our system we have p number of phases. Okay, so दो फेज के लिए, दो फेज और एक कंपोनेंट के लिए हम लोग को मिला है 1 रिलेशन। 3 फेज और एक कंपोनेंट के लिए मिला है हम लोग को 2 रिलेशन। सो मान लेते हैं एक ही कंपोनेंट है और p नंबर ऑफ फेजेस है, तो हम लोग को कितना नंबर ऑफ रिलेशन मिलेगा, p माइनस 1 नंबर ऑफ सच रिलेशंस, ठीक है। p माइनस 1 नंबर ऑफ सच रिलेशंस। लेकिन एक्चुअली तो हम लोग के पास एक कंपोनेंट सिस्टम नहीं है, हम लोग ने कंसिडर किया है कि c नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सिस्टम में, तो टोटल नंबर ऑफ सच रिलेशंस विल बी, total number of such relations will be equal to C multiplied by P minus 1. Okay, तो ये हो गया हम लोग का थर्ड रिलेशनशिप, ठीक है। सो अभी हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स F. सो टोटल number of degree of freedom or the number of independent variables F is given by, सो यहाँ पे f जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दिस इज गिवन एज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ
relations among the variables. So this is similar to what we have already discussed in the last video, जहाँ पे हम लोगों ने निकाला था नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. सो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था इन डिटेल्स इन द लास्ट वीडियो. सो वहाँ पे जैसे निकाला था, दिस फॉर्मूला इज जस्ट, दिस इक्वेशन इज जस्ट द सेम. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जस्ट हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. सो हम लोगों ने पहले निकाला है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था PC प्लस 2. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे हो जाएगा PC प्लस 2. और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स से हम लोग को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है? नंबर ऑफ रिलेशंस अमॉन्ग देम. ओके, या फिर नंबर हम लोग बोल सकते हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो नंबर ऑफ रिलेशंस अमॉन्ग देम, कितना रिलेशन है हम लोग का? सेकेंड, ये जो इक्वेशन है ये एक रिलेशन है जो कि मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में है. ठीक है, तो हम लोग को कितना नंबर ऑफ यहाँ पे रिलेशन मिला है? P नंबर ऑफ सच रिलेशंस. एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन जहाँ पे हम लोग को C मल्टीप्लाइड बाय P माइनस 1 नंबर ऑफ रिलेशंस मिला है. सो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अमंग द वेरिएबल्स इज P प्लस C मल्टीप्लाइड बाय P माइनस 1. ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को मिलेगा PC प्लस 2 माइनस P माइनस PC प्लस C. ठीक है, तो माइनस PC प्लस PC कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? फाइनली F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2, which is the equation of phase rule. So this is the final equation of phase rule जो कि हम लोग ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है. ठीक है, और ये phase rule जो है वो डिफाइन करता है या फिर कंट्रोल करता है इक्विलिब्रिया इन हेटेरोजेनस सिस्टम्स. So this was all about the derivation of phase rule. In the upcoming videos हम लोग डिस्कस करते रहेंगे about various other topics regarding phase equilibria. So please stay tuned. और आप लोग को अगर इन videos का contents अच्छा लगे then please make sure to subscribe to this channel and share the videos among your friends and support this channel. आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके videos बनाती हूँ मैं. इतनी गर्मी में भी फैन ऑफ करके वीडियोस बनाना पड़ता है, तो थोड़ा क्रेडिट और थोड़ा सपोर्ट दे देना इस चैनल को. और आई डोंट नो इफ़ यू कैन मेक इट आउट और नॉट, लेकिन इस वीडियो में एक नया गैजेट भी इंक्लूड किया है मैंने. आई होप यू कैन मेक इट आउट. द साउंड विल बी क्लियरर देन बिफोर. सो नया माइक लिया है, नया इन्वेस्टमेंट है इस चैनल के लिए, ताकि the sound of the videos are way more clearer than before. So I hope कि आप लोग के सपोर्ट के साथ और भी ग्रो कर सकते हैं हम लोग इस चैनल में एक साथ. So कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I'll be very glad to address them. And for more information and regular updates, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन Facebook and Telegram. Thank you so much for watching.